हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाव। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जिसमें हम लोगों को बात करनी है 1 मंथ क्विक रिवीजन प्लान फॉर गेट पीटी 2023। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि सर एक फाइनल 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिससे कि हम गेट बीटी में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसे प्रिपेयर करना है, 2 महीने की तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितना समय देना है, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो हिंदी में है, इसके बाद एक वीडियो मैं इंग्लिश में डाल दूंगा जिसमें कि सारी बातें सेम टू सेम यही बातें हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो हेडिंग है 1 मंथ क्विक रिवीजन प्लान फॉर गेट 2023। इसमें स्पेसिफिकली गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए हम लोग बात करेंगे। पहली बात, गेट बीटी की जो डेट है वो आ चुकी है, 11 फरवरी है। तो अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं वो 3 दिसंबर है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो 3 दिसंबर से 3 जनवरी और 3 जनवरी से 3 फरवरी, तो मोटे मोटे तौर पे 2 महीने से कुछ ज़्यादा है मेरे पास। अगर मैं प्रिपरेशन आज से शुरू करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा है जिसमें मुझे गेट बीटी की प्रिपरेशन ख़त्म करनी है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 2 महीने के अंदर हम किस तरीके से इफेक्टिवली कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, 2 महीने के अंदर भी हम बहुत अच्छी रैंक लेकर के आ सकते हैं, ये भी बात पक्की तौर पे आप जान लीजिए अगर आप इफ़ेक्टिवली इस 2 महीने को यूटिलाइज़ करते हैं। क्या क्या करना है इस 2 महीने के अंदर, किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या नहीं करना है, ये भी समझेंगे कि 2 महीने के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो इसमें मैंने हेडिंग अगेन वही डाल रखी हुई है कि 1 मंथ क्विक रिवीजन प्लान फॉर गेट बीटी 2023। यहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी है, अगर आप गेट को अब 2 महीने के अंदर, जो कि कम समय बचा हुआ है, उसके अंदर अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये चीज़ है कि 10 से 15 घंटे डेली की पढ़ाई करनी ज़रूरी हो जाएगी यहाँ पे, अन्यथा क्रैक करना मुश्किल है एग्ज़ाम। तो 10 से 15 घंटे अगर हम डेली पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। अब किस किस सब्जेक्ट के ऊपर हमें कितना समय देना चाहिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हमें किस टॉपिक को कितना डिटेल समय देना है। अब एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं ये 1 मंथ प्लान क्यों बता रहा हूँ। टाइम तो 2 महीने का बचा हुआ है, मैं 1 महीने का समय क्यों बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप 2 महीने लेकर के चलेंगे तो आप कभी भी पूरा कोर्स ख़त्म कर नहीं पाएंगे। तो आपका ये एम होना चाहिए कि हम पहले 1 महीने के अंदर जो चीज़ें कर सकते हैं उन चीज़ों को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद जो बाकी का 1 महीना बचेगा, मेरे पास जो जनवरी से फरवरी तक का 1 महीना बचेगा, उसके अंदर मैं जो भी चीज़ें मेरी छूट जाएंगी मैं उसको कवर कर लूँगा। तो कम से कम मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी होती कि मैं अभी शुरुआत वाला जो 1 महीना है उसमें जो भी चीज़ें अच्छे से, मैं जितना भी पोर्शन अच्छे से कवर कर सकता हूँ सारे सब्जेक्ट्स का, सारे टॉपिक्स का, वो मैं एक बार ख़त्म कर लेता, और उसके बाद जो बाकी का 1 महीना है मुझे उसमें अच्छे से आइडिया मिल जाता कि मुझे कौन से टॉपिक में अब कितना टाइम देना है ताकि वो मेरा कवर हो जाए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी मेरी होती, वही चीज़ मैं आपको भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा उसका सिलेबस है। तो अगर आप देखें तो बायोकेमिस्ट्री को मैं कोशिश करता कि मुझे जो जो चीज़ें पढ़नी है, देखिए अब आप भी ये बात समझते होंगे कि हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। 2 महीने के अंदर हम 6 महीने या साल भर का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालाइज किए होंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि किसी एक सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस बेसिस पे मुझे हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स चूज़ कर लेने होंगे। जैसे कि अगर मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ तो अब पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री अगर आप उठा करके सिलेबस पूरा पढ़ना शुरू करेंगे तो वो 3 दिन के अंदर पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मेरा मेन मोटो ये होता कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने देखा होगा अब तक की,
उसके हिसाब से मैंने एक लिस्टिंग कर ली होगी कि मुझे ये टॉपिक जो है वो बायोकेमिस्ट्री में से पढ़ लेने। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पढ़ना होता 2 महीने के अंदर, तो मैं एंजाइम काइनेटिक्स ज़रूर पढ़ लेता, मैं प्रोटीन्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेता, अमाइनो एसिड्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेता, अमाइनो एसिड्स का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेता, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के बारे में ज़रूर पढ़ लेता। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं, और उसके बाद टाइट्रेशन वगैरह है, टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, पीआई क्या होता है, किस पीएच के ऊपर, किस अमाइनो एसिड के ऊपर कितना चार्ज है, ये सारी बातें मैं ज़रूर से पढ़ लेता, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चंस जो है वो ऑलमोस्ट हर बार कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो मैं पहले टॉपिक्स को चूज कर चुका हूँ, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री में 3 दिन में मुझे क्या क्या खत्म करना है वो मुझे पता है। अब इन 3 दिनों में डिवोटेड होकर के मैं बायोकेमिस्ट्री के उन टॉपिक्स को खत्म कर लूंगा, जैसे मैंने आपको अभी सारे टॉपिक्स के बारे में बताया। अगर पॉसिबल हुआ, मेरे पास टाइम भी है, तो मैं उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको करने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा हो जाए उन सब टॉपिक्स को लेकर के एक सब्जेक्ट को। ठीक, तो अब मान लीजिए कि मैंने बायोकेमिस्ट्री अपना 3 डेज के अंदर कंप्लीट किया। अब आपको पता है कि बायोकेमिस्ट्री के बाद आता है मेटाबॉलिज्म। इतना साफ तौर पे सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अब आप सोचिए कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें आती ही हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस उतने ज़्यादा या उतने कम के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं पढ़ रहा होता तो मेटाबॉलिज्म में मैं इन 2 दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन जरूर देख लेता, और खासकर इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो मैं इसको जरूर देख लेता। ठीक, इसके अलावा अब रेस्पिरेशन केवल छोटा सा टॉपिक तो है नहीं, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस है, उसके अंदर फिर आपका क्रेब्स साइकिल है, उसके अंदर ब्रिज रिएक्शन है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उन सब में इनहिबिटर्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, तो वो भी मुझे देखना ही होता। इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें मैं जरूर देख लेता। तो इसके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए मुझे लगता है कि 2 दिन पर्याप्त होते। 2 दिन में अगर लग करके देखूंगा, क्योंकि भाई किसको नहीं पता है ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है ना, रेस्पिरेशन किसको नहीं पता है, फोटोसिंथेसिस किसको नहीं पता है, बीटा ऑक्सीडेशन जरूर पढ़ा होगा, C3 साइकिल, C4 साइकिल जरूर पढ़ा होगा। तो 2 दिन पूरा चीज़ें रिवाइज करने के लिए पर्याप्त है। एक बार आप देख लेंगे तो आपको साइकिल्स मेरे हिसाब से याद आ जानी चाहिए, अगर आपने कभी भी ठीक से पढ़ाई की होगी तो। 2 दिन में मेटाबॉलिज्म मैंने खत्म कर दिया। अब आते हैं सेल बायोलॉजी के ऊपर। देखिए, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मेटाबॉलिज्म से थोड़ा सा कम क्वेश्चंस आते हैं। सेल बायोलॉजी का चैप्टर बहुत बड़ा है, मई सिलेबस जो है सेल बायोलॉजी का बहुत बड़ा है, लिखा हुआ कम है, लेकिन पूछा कई जगह से जाता है सेल बायोलॉजी को, और अच्छा खासा क्वेश्चन भी वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सेल बायोलॉजी को अगर मैं डिवाइड करता तो ऑर्गेनील्स, डिवीजन, सिग्नलिंग, कैंसर, जंक्शन, इसके अलावा अपॉप्टोसिस भी इसमें जोड़ लीजिए अगर आप, तो कुल मिला करके अच्छा खासा टॉपिक कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसमें से देखिए तो अगेन सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनील्स के बारे में सभी लोग जानते हैं मोटे मोटे तौर पे कि माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ पे जो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन कैसा है, आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो एक मोटे मोटे तौर पे ऑर्गेनील्स के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो जैसे कि अभी कुछ साल पहले पूछा गया था ऑर्गेनील्स के ऊपर ही कि सिंगल मेम्ब्रेन कहाँ पे पाई जाती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन कहाँ होती है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह से पूछे जाते हैं। तो ऑर्गेनील्स, डिवीजन, सिग्नलिंग, कैंसर और जंक्शन, इन सबको मिला करके मुझे लगता है कि 5 दिन जो है वो पूरे सेल बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए या सेल बायोलॉजी को पढ़ने के लिए पर्याप्त है। हाँ, बशर्ते अगर आप 10 से 15 घंटे डेली के दें पढ़ाई करने के लिए, तो 5 डेज में सेल बायोलॉजी हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बायोकेम 3 दिन हो गए, मेटाबॉलिज्म 2 दिन हो गया, सेल बायोलॉजी 5 दिन हो गया, तो कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन का यहाँ पे हमने एक हिसाब किताब रख लिया है। अब इसके आगे मैं अगेन बताता हूँ कि और बाकी टॉपिक्स कैसे कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। इसी पैटर्न पे जो अगर आपको जो ये पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है, उसी पैटर्न पे मैं एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ।
सेम इसी पैटर्न पे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ गेट बीटी के लिए। गेट बीटी के लिए क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत हो रही है 10 दिसंबर से। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने जितने दिन लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है और हम एक महीने में यानी कि 10 जनवरी तक हमारा ये एम है कि हम सारा आपका जितना भी मटेरियल है, जितना भी पोर्शन है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब जो मैंने अभी अभी आपको बताए, उन सब में से क्या पता होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब इस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते लेनेंजर उठाने की, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ नया पढ़ने की। तो हमें फोकस करना है कौन कौन से टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए। अब इसी के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। अगर आपको लगता है कि आप खुद अब 2 महीने के अंदर चूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब लास्ट में पैनिक होने लगे, मेरे पास डेली कॉल आता है स्टूडेंट्स का, क्या करें सर, हो नहीं पा रहा है, डर लग रहा है, अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, क्या क्या पढ़ लें। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो खुद से चूज नहीं कर पा रहे हैं कि इस 2 महीने के अंदर मुझे क्या करना चाहिए और मुझे अपना तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, वो उनके लिए ये क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी बायोटेक्नोलॉजी के होंगे, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोटेक, सारे यूनिट्स से, ठीक है, ऑल यूनिट्स, जो बायोटेक के सारे यूनिट्स हैं उसमें हम सारे यूनिट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे कवर कर देंगे 1 महीने के अंदर। तब इससे क्या होगा, इससे जो आपके पास जो बचा हुआ 1 महीना है, यानी कि जब आप 10 जनवरी के बाद कोर्स खत्म होने के बाद जब आप 11 जनवरी को अपनी तैयारी को देखेंगे तो 11 जनवरी में आपका काफ़ी कुछ पोर्शन खत्म हो चुका है, सब कुछ मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं। अब आप 11 जनवरी से अगर मैं कहूँ मान लीजिए 10 फरवरी तक भी अगर आप चाहते हैं पढ़ना, तो अब आप इसके दौरान आप अपने हिसाब से, भाई जो भी आपको लगता है कि आप इतने दौरान अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अब इस 1 महीने के अंदर भी आप आसानी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा खासा टाइम विंडो मिल जाएगा और आपके लिए भी रिवीजन का अच्छा एक मौका रहेगा। अब ये देख लेते हैं कि इसकी इस जो ये कोर्स है इसकी कितनी फीस वगैरह रहेगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जो क्रैश कोर्स है जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया, ये जैसा कि बोल दिया है कि 10 फरवरी से 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 10 जनवरी तक रहेगा। इसकी जो फीस है वो ₹3800 है, ₹3800 है, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें हम लोग रोज़ 1.5 आवर्स डेली पढ़ेंगे। जो टाइमिंग होगी वो होगी 5 PM से 6:30 PM तक, मतलब 1.5 घंटे हम रोज़ पढ़ेंगे। तो 1.5 घंटे पढ़ने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, इफ़ आई एम टीचिंग यू 1.5 आवर्स, मैं चाहता हूं कि आप उस 1.5 घंटे से रिलेटेड जितना भी कुछ मटेरियल है, चाहे आप पाथफाइंडर यूज़ कर रहे हो या कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आप पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। इसीलिए मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, बाकी पूरा दिन आपको उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है ताकि और ज़्यादा इन्फोर्स हो जाए, आपको जो भी मैंने बताया वो और ज़्यादा अच्छे से आप तैयारी कर सको। तो ये 1.5 घंटा मैंने पढ़ाया। इसके अलावा जितना भी टाइम है आप उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक्स इस समय प्रेफर कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस क्रैश कोर्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन 8299134528। ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, जिसके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो विश्वास मानिए इस कोर्स के अंदर आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कहना नहीं ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये पूरी फीस जो है इसकी 3800 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे ताकि आप बाद में जा कर के रिवाइज कर सके, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी जो आपके साथ फाइनल यानी कि गेट BT के बाद ही ख़त्म होगी, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसी कॉस्ट पे मिल जाएगी। इसके अलावा जो क्लासेस होती है वो गूगल मीट पे होगी, और दूसरी चीज़ कि ये जो क्लासेस है ये बाईलिंगुअल होंगी, तो इसमें इंग्लिश और
हिंदी, मैं दोनों में ही चीज़ों को बताऊंगा, तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिस्कशन हो गई पूरी चीज़ के बारे में। अब वापस आते हैं, हम लोगों ने सेल बायोलॉजी डिस्कस कर लिया था। सेल बायोलॉजी के बाद आ जाते हैं तो अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसा कि आपको पता होगा कि उसका अगर सिलेबस देखा होगा आपने, तो उसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग वगैरह सभी लोग पढ़ चुके होते हैं। तो उसको रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 डेज़, 2.5 डेज़ लगभग इसमें ख़त्म हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए इसीलिए मैंने 2 डेज़ का समय रखा है। नेक्स्ट, अगर जेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर आते हैं तो जेनेटिक्स पे 2 डेज़ का समय ले लीजिए। जेनेटिक्स में मेंडेलियन जेनेटिक्स आ सकता है और प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपने देखा भी होगा, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जेनेटिक्स 2 डेज़ और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम है और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो सिम्पैट्रिक है, एलोपैट्रिक है, स्पीसिएशन के जो तरीके, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे हिसाब से 1 डे काफ़ी होगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए। अब आ जाते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 दोनों पूछे जाते हैं। दोनों ही को मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि आपको पता होगा 25-27 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पिछले कई साल से पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इसको जो टाइम दिया हुआ है वो 5 डेज का दिया हुआ है। तो 5 डेज में यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें भाई देखिए, इसमें यूनिट नंबर 4 में ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया, रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, पावर नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सेम वे में यूनिट नंबर जो 5 है उसके अंदर डैम कोलर नंबर हो गया, रेट लॉ हो गया, उसके अलावा जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है, उसके अलावा जो हीट किलिंग स्टेरिलाइजेशन की वजह से जो किस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज करते हैं, काइनेटिक्स जो है, ग्रोथ काइनेटिक्स, बैच, कंटिन्यूअस, फेड बैच, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो ऑलरेडी आपको भी पता होगा कि हमारा ऑलरेडी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर 1 मंथ का कोर्स चल भी रहा है और वो 5th को ख़त्म हो रहा है। इनकेस आप अगर उसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं सेम नंबर पे, जो नंबर पीछे हम लोगों ने मेंशन किया था उसके ऊपर। ठीक है, तो बीपीई हो गया, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ में बता दिए। नेक्स्ट आ जाइए माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और माइक्रोबायोलॉजी से मैंने देखा है कि पिछले कुछ बार से क्वेश्चन थोड़े से इंक्रीज किए। प्लस क्योंकि कोरोना अभी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था, वायरस के ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो माइक्रोबायोलॉजी को आप 3 डेज दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कुछ कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसी है। अगर आप चाहें तो इसमें से 1 दिन कम करके बायोकेमिस्ट्री को 1 दिन ज़्यादा दे सकते हैं। वो थोड़ा बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए आरडीटी के ऊपर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसको कंप्लीट करने के लिए 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं चाहिए। यहाँ पे कौन सा एंजाइम कहाँ पे कट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें, और इसके ऊपर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उनको पता होने के लिए 3 डेज का समय काफ़ी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, सिर्फ रटने वाला ही टॉपिक है, यहाँ पे कुछ समझने जैसा नहीं है। अब जैसे कि प्लांट में कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन हो सकता है, और फिर एनिमल्स का इस्तेमाल, एनिमल सेल्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारी बातें इसको याद करने के लिए मेरे हिसाब से 1 डे काफ़ी होगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगेन 1 डे काफ़ी है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको पता है कि डेटाबेसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, या सीक्वेंस अलाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें तो 1 दिन के अंदर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को निपटा सकते हैं। अब आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस भी वाइड है, लेकिन उसमें से ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से। जैसे एंटीबायोटिक के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है पूछा जाता है। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे के सारे पूरे टॉपिक्स की लिस्टिंग हो गई। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 3 टॉपिक बता दिए, और इधर बाकी नीचे जितने भी और बाकी बचे हुए टॉपिक थे उनको बता दिया। ये मेरे हिसाब से है कि इतना टाइम अगर हम लोग डिवोट करेंगे तो हम लोग आसानी से सिलेबस को
1 महीने के अंदर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने सोचे होंगे वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो आप क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये टॉपिक ज़रूर पढ़ लीजिए। उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा कर चुके हैं पीछे हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ करके। अब जब 1 महीना ख़त्म हो जाएगा, दैट मीन्स आप 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक आपने पढ़ाई कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, आफ्टर 10 जनवरी 11 जनवरी से आपके जो जो टॉपिक्स उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाए उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फोकस ऑन चैप्टर्स दैट यू कुड नॉट कंप्लीट, उतने अच्छे से आप नहीं पढ़ पाए। PYQs अगर आप साथ में सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो PYQs को साथ साथ में अब यहाँ पे जो जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं उनके PYQs और जो आप ऑलरेडी कर चुके हो एक बार उनको देखने की कोशिश करेंगे, PYQs को सॉल्व करिए। इसके अलावा अगर आप मैथ्स के ऊपर आपने फोकस किया था, मैथ्स आपकी अच्छी है, आपको लगता है कि मैथ्स में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो मैथ्स यहाँ पे देख लीजिए। फार्मूलाज जैसे कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में बहुत सारे फार्मूलेज हैं, ठीक, उनको कवर करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पे टाइम अच्छा है। GA, अगर आप GA को भी टारगेट करके चल रहे हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं GA के बारे में भी है कि हम GA अच्छा कर सकते हैं, तो GA को भी लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के जो फॉर्मूलेज हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की अगर आप चाहते हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि समझ में नहीं आता क्या फॉर्मूले पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, तो अगेन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की हम लोग ने एक समाधान लाइफ साइंसेज ने एक बुक निकाली है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो ये एक बुक हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी हुई है, तो अगर आप चाहें तो आप इसमें यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक बुक हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो जिस बुक में हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, क्रिस्प नोट्स भी दे रखे हैं, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पे नोट्स पढ़ करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो इससे भी आपकी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। प्लस लास्ट में यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं उनकी एक लिस्टिंग कर रखी है। तो ये बुक अगेन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपको ये बुक भी परचेज करनी है तो अगेन आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे, और हमसे इसके बारे में, इस बुक के बारे में पूछ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको परचेज कर रखा है, उनको काफ़ी हेल्पफुल भी है, ठीक। तो ये पूरी की पूरी मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी हो गई आपको किस तरीके से अब 1 महीना और उसके बाद का 1 महीना किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप हमसे यूट्यूब चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं, और मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दे रखे हैं, उसके थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।